प्रणाम मित्रों। लोकतंत्र में लोगों के मत का महत्व होता है, न कि नेता के मत का महत्व होता है। नेता जब अपने मत को लोगों के ऊपर थोपना जब चालू कर देता है तो उसकी हालत भी शेख हसीना की तरह हो जाती है। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि शेख हसीना की हालत ऐसी क्यों हुई। इसको जानने के लिए हम उनका सफर जानते हैं कि शेख हसीना का एक छात्र नेता से प्रधानमंत्री बनने तक का सफर क्या है और बैटलिंग किंग की कहानी क्या है और इस असफल शेख हसीना की असफलता का प्रमुख कारण क्या है और इस शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा, भारत के रिश्तों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सभी जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मेरे विचार को देखिए। शेख हसीना 15 साल तक बांग्लादेश में राज किया और मात्र 15 मिनट में उनका निकाला हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसको जानने के लिए पहले हम उनके इतिहास को जानते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहां से की और ये कल का अंत कैसे हुआ। 1971 में जब पाकिस्तान से भारत ने मुक्ति वाहिनी सेना के सहयोग से बांग्लादेश को आज़ाद किया तो उस समय मुजीबुर रहमान जो कि भारत का साथ दे रहे थे उनको वहां का राष्ट्रपति बनाया गया। अब मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता हैं। शेख हसीना ने अपनी शुरुआत एक छात्र नेता की तरह किया और वो मुजीबुर रहमान की बेटी थी, इसके लिए उनको बहुत ही इसका लाभ मिला। 1975 में एक तख्ता पलट होता है जिसमें कि मुजीबुर रहमान को उनके परिवार के साथ में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने मिलकर तख्ता पलट कर दिया और मुजीबुर रहमान के परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया और उनके परिवार के बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन शेख हसीना उस समय अपनी बहन के साथ में जर्मनी की यात्रा पर थी, इसलिए वो बच गई। इसके साथ ही वो एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगी और 1981 में जब वो शेख हसीना बांग्लादेश में लौटती हैं तो अवामी लीग जो कि उनके पिता के द्वारा स्थापित की गई पार्टी थी उसकी नेता चुनी जाती हैं और जनरल के खिलाफ वो राजनीतिक दलों के साथ में मिलकर विरोध प्रदर्शन करती हैं और वह उस जनरल को गद्दी से हटाने में सफल होती हैं और इस समय वह बांग्लादेश की यूथ आइकन बनती हैं। बाद में जो चुनाव होते हैं उसमें वह जीत जाती हैं और जो आंदोलन उन्होंने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी जिसकी की प्रमुख हैं बेगम खालिद रजिया के साथ में किया था उससे वो 2001 में चुनाव हार जाती हैं। इसके बाद चालू होती है बैटलिंग बेगम की कहानी। बैटलिंग बेगम में कहानी यह है कि दोनों ही दलों के जो ये प्रमुख थे इनके कारण बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं, बसों में बम फूटते हैं, लोगों को बहुत ही मतलब जितने कितने लोग मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं है। यह एक राजनीतिक हत्या चालू हो जाती है जी। इन सबों के बीच में वो 2009 में शेख हसीना फिर एक बार प्रधानमंत्री चुनी जाती है और यहाँ से चालू होता है बांग्लादेश का उत्थान। बांग्लादेश में कपड़े का व्यापार बहुत ही बड़े पैमाने पर होना चालू हो जाता है और 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से वो निकालने का प्रयास करती हैं और बांग्लादेश की जीडीपी एक समय तो ऐसा हो जाता है कि वह पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत से भी आगे हो जाती हैं और बांग्लादेश का विकास होना चालू हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में उनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगने लगते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों को लगने के कारण भी इनकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो जाती है और इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं कि 2009 में जब ये सत्ता में आती हैं तो विरोधियों को वो ये जेल में डाल देती हैं, जिससे कि नेशनल जो कि बांग्लादेश राष्ट्रीयवादी पार्टी जो कि खालिद रजिया की पार्टी है वो चुनाव का बहिष्कार कर देती है और चुनाव नहीं लड़ती है। लेकिन ये 300 सीटों में यह भारी बहुमत के साथ में 2009 में आती हैं। लेकिन जब विपक्ष ही नहीं रहेगा, जब विपक्षी लोग ही नहीं चुनाव लड़ेंगे तो इस लोकतंत्र का क्या फायदा। लोकतंत्र में विपक्षियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन शेख हसीना ने अपने विपक्षियों को उन्होंने जेल में डाल दिया। इसके साथ में ही जब कोविड महामारी आती है तो बहुत सारे देशों का तो नुकसान होता है, उसके साथ में बांग्लादेश का भी नुकसान होता है। बांग्लादेश में महामारी फैल जाती है और महंगाई बहुत ही ऊंचे लेवल पे चली जाती है जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो जाते हैं और इनका जो कि कर्ज है वो कि दोगुना हो जाता है। यहाँ पर शेख हसीना के आलोचकों का ये भी कहना है कि जो तरक्की हुई है उसका केवल लाभ उनकी ही पार्टी के लोगों को मिला और इसमें भ्रष्टाचार, उनकी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ही चरम सीमा पर था। जिससे और तीसरा कारण ये था कि आलोचकों का ये भी कहना था
कि जो मानवाधिकार था, जो कि गैर राजनीतिक और राजनीतिक लोगों की बहुत सारी हत्याएं हुई, उन्होंने अपनी सत्ता के को कायम करने के लिए उन्होंने विपक्षियों को उन्होंने जेल में डाल दिया, उनकी हत्याएं करवा दी, और कितने लोग की हत्याएं करवाई गई उसका कोई हिसाब नहीं रखा गया, जो कि लोगों में आक्रोश का धीरे धीरे कारण बढ़ा। 2000 जब जनवरी में जो आती है तभी से इनके सत्ता का विरोध किया जाना चालू हो जाता है। लेकिन जब सत्ता का असली विरोध तब होता है जब जुलाई में जो हो रहा है वो कोई आरक्षण से होकर हुआ। आरक्षण का जो कि प्रमुख कारण ये था कि क्योंकि वो सैनिक जो कि 1971 में जो सैनिक आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे, उनके परिवार वालों को 30% का आरक्षण दिया जा रहा था, जिसका कि छात्रों ने विरोध किया, कहा कि वो कब तक उनके नाती पोतों को उनके परंपरागत लिए दिया जाएगा, अब वो आरक्षण की परंपरा को समाप्त किया जाए। छात्रों के विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में बदलाव किया और वो 30% जो आरक्षण था, वो जो 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जा रहा था, उसको खत्म कर दिया। तो यहाँ पर छात्रों ने अपने आंदोलन को वापस लेंगे ऐसा सोचकर शेख हसीना ने वो वहाँ पे शांत हो जाती हैं। और इसके बाद शेख हसीना ने इस छात्र आंदोलन में जितने लोग भी भाग लिए थे उनको वो रेड करना चालू करती है, उनको पकड़ना चालू कर देती है, जिससे कि छात्र और भी गुस्सा हो जाते हैं। और छात्रों की मांग यहाँ पे ये होती है कि जो लोग 300 लोग मारे गए हैं उनकी हत्या के पीछे कौन लोग हैं, किन पुलिस वालों या किस सुरक्षा कर्मियों के कारण हुई है, इसका या क्या कारण है, उसकी जांच कराई जाए। वो उस जांच को मांग को लेकर फिर प्रोटेस्ट अपना चालू करते हैं। और रविवार के दिन, मात्र रविवार के दिन 90 लोग मारे जाते हैं, 90 छात्रों की हत्या हो जाती है। इसका भी विरोध होता है और छात्रों के उग्र विरोध को देखते हुए सेना भी उनका साथ देती है, और सेना के साथ देने के कारण यह प्रदर्शन और भी उग्र हो जाता है। और सोमवार के दिन यह देखा जाता है कि छात्र अपना हुड़दंगई करते हुए, उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के घर में घुस जाते हैं और प्रधानमंत्री आवास को तहस नहस कर देते हैं। और जब ये सारी चीजें चल रही थी तो शेख हसीना इसी बीच में अपनी कुछ शर्तें रखती हैं सेना के सामने। 3 शर्तें रखती हैं। पहली शर्त रखती हैं कि उनको जो अंतरिम सरकार बनेगी उसमें उनको भाग लेना है। दूसरी शर्त ये रखती हैं कि उन्हें 45 मिनट का उन्हें जनता को संबोधन करना है। और तीसरा वो रखती है कि मुझे सुरक्षित या तो जाने दिया जाए। लेकिन वहां की सेना उनकी शर्तों को मानने से इनकार कर देती है। उनको कहती है कि आप 45 मिनट के अंदर में यह दोस्त छोड़कर आप चली जाएं। इसके बाद शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के चली जाती हैं और छात्र उनके घर में घुस जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास में घुस जाते हैं और भारी तोड़फोड़ करते हैं। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि शेख हसीना ने ऐसा क्या कर दिया। शेख हसीना ने लोकतंत्र के मत की हत्या कर दी। लोकतंत्र की जो मत था उसको उन्होंने नहीं माना, और जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको आतंकवादी कहकर पुकारा, उनको रज्जाक कहकर पुकारा। रज्जाक मतलब ये होते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की लड़ाई में साथ दिया था उन लोगों का नाम लेके बोला, जिसको कि छात्रों को बहुत बुरा लगा। ये सब बयान नहीं उनको देने चाहिए थे। और आने वाले वक्त में भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, अगर नेशनल राष्ट्रवादी पार्टी जो कि बेगम खालिद रजिया की पार्टी है और जमात जो पार्टी है, अगर दोनों मिलके अगर सत्ता में आते हैं तो आने वाले वक्त में भारत के लिए बहुत ही मुश्किल के वक्त रहेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां भारत की विरोधी हैं। और ये चीन के साथ में जाके मिल सकती हैं, पाकिस्तान के साथ में जाके मिल सकती हैं। आने वाला वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है यह तो भविष्य में ही देखा जाएगा, और भविष्य के गर्त में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है। देखते हैं उत्तर क्या निकलता है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। इन सब का यह परिणाम हुआ कि आज उनको देश निकाला दिया गया और उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और देश से निकाल दिया गया। लोकतंत्र मत का है, न कि मत बनाने का है। आप अगर तानाशाह बनेंगे तो आपकी दुर्गति तय है। अगर आप सभी मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।